Hello students, in this video we will discuss some other concepts of chapter number 2 of macroeconomics, that is some basic concepts of macroeconomics. इस वीडियो में हम चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स के अगले कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा था। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो एक सिंपल डेफिनेशन इसकी हम लोग पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम लोग हाउस होल्ड की कैटेगरी में आते हैं और जो भी पैसा हम खर्च करते हैं वो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बन जाता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ की एग्रीगेट की बात होती है। सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट मतलब टोटल। हु आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन है आपकी बुक में दिया हुआ है। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाउस होल्ड्स में हम लोग आ जाते हैं। गवर्नमेंट जो है, नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा एंड स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन मतलब एनजीओज हैं, जैसे टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, गुरुद्वाराज हो गए, ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होंगे, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी एनजीओ में। हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। द गवर्नमेंट बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेज, फॉर मिड डे मील इन द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल एंड सच अदर पर्पस। एंड एनजीओ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी। सिंपल सी बात है, हम लोग हाउस होल्ड की कैटेगरी में आते हैं तो हम लोग गुड्स क्यों परचेज करते हैं, ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें गुड्स के कंजप्शन के थ्रू। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होती है वो गुड्स क्यों बाय करती है, ताकि जो गुड्स उसने परचेज किया है वो डिफेंस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके। डिफेंस में आर्मी कैटेगरी आ जाएगी। फॉर मिड डे मील इन द गवर्नमेंट स्कूल में जो मिड डे मील आता है तो उसका राशन पानी जो है गवर्नमेंट खरीदती है। एंड सच अदर पर्पस। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी। और जितने भी एनजीओ हैं ये कंज्यूमर गुड्स क्यों खरीदते हैं, चैरिटी के पर्पज से, दान पुण्य के पर्पज से। इफ वी एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वी गेट एन एस्टिमेट ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिए। इफ वी एड अप एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनजीओ। अगर आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन तीन लोगों का ले लें, हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का, अगर इन तीनों का अगर आपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड किया है तो टोटल जो आंसर निकलेगा वो क्या कहलाएगा, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। 10 फोकस जोन दिया हुआ है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट मीन्स हुआ टोटल। एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन लाइक एनजीओ, टेम्पल्स, गुरुद्वाराज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो जब आप इन तीनों के कंजप्शन एक्सपेंडिचर का सबमिशन करेंगे, मतलब टोटल करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल आई इज इक्वल टू डेल्टा के, वेयर आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट and k is equal to capital stock. So we have read the equation I is equal to delta k and delta k is the change in capital stock during the year. अब ये capital stock क्या होता है, इसमें आगे पढ़ते हैं हम लोग। Change in stock of capital is called capital formation. Accordingly investment is also defined as capital formation. जब हम capital stock की बात करते हैं तो मतलब हम एक तरह से investment की बात कर रहे हैं, fixed asset की बात कर रहे हैं। तो उनके stock में जो change होगा, उनके stock में जो भी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज होल, इन्वेस्टमेंट रिफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। आपको पता है इन्वेस्टमेंट, जब हम इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में सारी फिक्स्ड एसेट आ जाएंगी। एज noted earlier, these goods may be used either for replacement of existing capital stock or adding to the existing capital stock. हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो ये होता है कैपिटल स्टॉक होता है, ये
दो कारणों से बढ़ता है। किन कारणों से? एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक एंड एडिंग टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। या तो रिप्लेस करें हम एसेट को या उसमें कुछ नई चीज़ ऐड करें। सो एक येलो कलर का बॉक्स दिया होगा इसमें। इन्वेस्टमेंट रिफर टू द कैपिटल फॉर्मेशन और प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये वो प्रोसेस होती है इन्वेस्टमेंट जिससे हमारी जो कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ जाती है। अब जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो तो टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर टू द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी फिक्स्ड एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी है तो इसमें कितने का चेंज हुआ, कितना ये इंक्रीज हुई। जैसे अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ, इफ एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2018 प्रोड्यूसर हैज़ द स्टॉक ऑफ 8 मशीन्स बट एट द एंड ऑफ 2018 he has the stock of 10 machine, then increase of stock will be of 2 units। अब यहाँ पे फोकस जोन में एक जो है फॉर्मूला बन गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो इससे क्या निकल आएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कैपिटल स्टॉक एट द एंड माइनस कैपिटल स्टॉक एट द बिगनिंग इज इक्वल टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दैट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इम्प्लाइज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट विच आर रिपीटेड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आते हैं, या जितनी भी फिक्स्ड एसेट है वो सारी फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक के पोर्शन में या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेडली हर फर्म यूज़ करती है। अब यहाँ कुछ सिग्निफिकेंस है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है फिक्स्ड एसेट का बढ़ना। फिक्स्ड एसेट का बढ़ना मतलब एक तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी का बढ़ना। नेक्स्ट दिया हुआ है, बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी प्रोड्यूसर की तो उससे आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी का, एंड हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ नोन एज जीडीपी ग्रोथ। और अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो उससे इनकम भी बढ़ेगी और जीडीपी भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम producer hold the stock of finished goods, unsold stock and semi finished goods means goods which are in the process of production and raw material। देखिए जो स्टॉक होता है ना वो प्रोड्यूसर के पास 3 तरह से होता है। एक फिनिश्ड गुड्स मतलब जो बिल्कुल तैयार गोदाम में माल रखा है बस बिकना बाकी है, अनसोल्ड है। नेक्स्ट होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब वो गुड्स होता है जो अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, आधा बना हुआ है, कंप्लीट भी नहीं हुआ और उसको कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल भी नहीं कह सकते। लास्ट थर्ड वन होता है रॉ मटेरियल। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ये इन तीनों चीज़ों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक में रखते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। जितना भी हमारा इन्वेंट्री स्टॉक चेंज होगा एक साल में वो क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब फोकस जोन आ गया नीचे। फोकस जोन में फॉर्मूला दिया हुआ है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालना हो या चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालना हो, दोनों ही केस में आप क्या करिए? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस करिए। मतलब क्लोजिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही आप इन्वेंट्री एट द एंड माइनस इन्वेंट्री एट द बिगनिंग करेंगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट्स है? सो इन्होंने दिया हुआ है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। मेनली जो होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और एक होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्या वैल्यू है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की, क्यों ज़रूरी है रॉ मटेरियल होना? इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक रहेगा तो हमें प्रोडक्शन को कम ज़्यादा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो अवेलेबल है हमारे पास। तो अनइंटरप्टेड मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे इनपुट्स की सप्लाई रहेगी प्रोड्यूसर को। विथ इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। अगर रॉ मटेरियल पर्याप्त होगा प्रोड्यूसर के पास तो उसे डे टू डे परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल की, क्योंकि मार्केट
मार्केट बड़ा ही अनसर्टेन होता है। अब अनसर्टेन मार्केट में प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल की, तो बेटर है कि हम इकट्ठा परचेज करके रखें जितनी ज़रूरत का है। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। अब फिनिश गुड्स जो गोदाम में तैयार रखा रहता है तो उसके क्या बेनिफिट हैं? उसके ये बेनिफिट है कि फ्यूचर में अगर इन केस हमारे गुड्स की डिमांड आ जाती है तो हमारे पास जो स्टॉक रखा रहेगा या जो हम स्टॉक करके रखते हैं उससे हम फ्यूचर की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। Here it may be noted that actual inventory stock at that time may not be desired inventory stock। अब ये दो वर्ड आ गए हैं, actual inventory stock and desired inventory stock। ये क्या है? Up of may it may be undesired। अब producer में, अब ये एग्जाम्पल सुनिए, a producer may have expected to sell 1000 units of washing machine। expected है मतलब ये desirable है, but actually he could sell 500 units owing to lack of demand। in case 500 units of washing machine unsold are an undesired inventory stock such as stock leads to losses। अब क्या हुआ, 1000 उसकी डिज़ायर थी कि वॉशिंग मशीन 1 मंथ में 1000 तो सेल हो जाती है, पर एक्चुअली में सेल कितना हुआ है, सिर्फ 500 यूनिट्स। तो जो एक्स्ट्रा 500 यूनिट्स हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी, अनडिज़ायर्ड स्टॉक, अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। सो अब ये येलो कलर का बॉक्स आ गया जिसमें दिया हुआ है डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है और अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है। डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक रेफर टू द प्लान इन्वेंट्री स्टॉक, दिस इज मेंटेन बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। एंड अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक, इट अराइजेज बिकॉज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर देन द एक्सपेक्टेड। डिज़ायर्ड मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि इतनी यूनिट्स तो सेल होंगी, अनडिज़ायर्ड क्योंकि एक्सपेक्टेड सेल यूनिट नहीं हो पाई है, उसकी एक्सपेक्टेड यूनिट सेल नहीं हो पाई है, इस कारण से अनडिज़ायर्ड स्टॉक क्रिएट हो गया है। अब कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। डेप्रिशिएशन इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पे दिया होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जितना भी टोटल हमारा प्रोडक्शन हुआ है कैपिटल गुड्स का वो आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड एज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में सारा ही कैपिटल गुड्स ले रहे हो, मतलब आप फिक्स्ड एसेट को ले रहे हो, तो आप उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू को भी ले रहे हो और आप उनमें जो एडिशन हुआ है, नई कोई कुछ परचेज की है तो आप उसको भी ले रहे हो, मतलब एक तरह से आप डेप्रिशिएशन भी ऐड कर रहे हो। इन्होंने एक पॉइंट दिए, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रिफर्स टू द डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट दिया होगा कैपिटल गुड्स यूज एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। अब क्या है ये 2 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही हैं। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट। अब किसी भी एसेट का रिप्लेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि वो यूज़ करते करते उसकी वैल्यू कम हो जाती है और एक स्टेज, सपोज उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर है तो 5 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब उस पर डेप्ट चार्ज हुआ, तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है एक तरह से वही तो डेप्रिशिएशन हुआ। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज नेट इन्वेस्टमेंट। और जब आप एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में जो भी नेट एडिशन करोगे, इस साल जो नया खरीदोगे तो उसमें कोई डेप तो लगेगा नहीं, तो वो कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो एक इक्वेशन सामने आती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिशिएशन। और अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप को माइनस कर दीजिए तो नेट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया है ब्लू कलर का, डिड यू नो इट, क्या आप इसको जानते हैं? Only net investment leads to the addition to the stock of capital. Depreciation is the part of gross investment, only replace the worn out fixed asset. It help in maintaining existing stock of capital. Depreciation से stock of capital का ही improvement होता है, बढ़ता है, पर जब भी हम stock of capital की बात करेंगे तो net investment की बात करेंगे, मतलब gross में से आपको debt minus करना पड़ेगा तब net value आपको मिल जाएगी। Significance of net investment। अब हमारे लिए net investment का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, हायर द स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ लेबर इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा
स्टॉक ऑफ कैपिटल इंप्रूव होगा, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पर यूनिट रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर बढ़ेगा, और लेबर के बढ़ने से जो हमारी इफ़िशियंसी होगी लेबर की भी और हमारी वर्किंग इफ़िशियंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है इट हेल्प्स जनरेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब लेबर बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप मशीन बढ़ा रहे हो ना, आप अपना स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो मशीन को चलाने के लिए लेबर भी चाहिए। तो लेबर में अगर हम सर्च करेंगे तो मतलब हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट इज द नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, जीडीपी इज एक्सीलरेटेड। इससे हमारी जीडीपी जो है वो इंप्रूव होगी। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है पिंक लेटर में, ब्रीफली नेट इन्वेस्टमेंट इनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट्स एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड एक्सीलरेट्स द जीडीपी ग्रोथ। ये इन्होंने एक लाइन में इसको पूरा बता दिया सिग्निफिकेंस को। नेक्स्ट अब आपको यहाँ एक टेबल दिया है फोकस जोन में, व्हाट डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई आप उसके बेसिस पे इस डिफरेंस को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डैप ऑलरेडी ऐड रहता है, एडिशन ऑफ डैप, एंड नेट इन्वेस्टमेंट में हम डैप को डिडक्ट करते हैं। जब ग्रॉस में से नेट को, जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करेंगे तब नेट इन्वेस्टमेंट हमको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमको समझना है। वैसे तो आपने 11th क्लास में पढ़ा ही है डेप्रिसिएशन क्या होता है। While fixed asset like plant and machinery are in use, they go down in the value owing to। अब जैसे इन्होंने बताया हुआ कि फिक्स्ड एसेट जितनी भी होती हैं उनकी वैल्यू डाउन होती है हमेशा। वो किन कारणों से होती है? फर्स्ट उन्होंने बोला है नॉर्मल वियर एंड टीयर, छोटी मोटी टूट फूट के कारण। नेक्स्ट एक्सीडेंटल डैमेजेस, कभी कभी एक्सीडेंट के कारण उनका मेंटेनेंस और रिपेयर कराना पड़ता है तो उसके कारण उनकी वैल्यू कम हो जाती है। बिल्डिंग एक ऐसी, ज़मीन एक ऐसी फिक्स्ड एसेट है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, डेप्रिशिएट नहीं होती, अधिकतर उसकी वैल्यू एप्रिशिएट ही होती है। दे गो डाउन इन द वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम अब्सोल्यूट और आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। अभी कभी क्या होता है, जितनी भी फिक्स्ड एसेट हैं उनकी वैल्यू कभी कभी कम हो जाती है। किस कारण से? ऑब्सोल्यूट होने के कारण से। ऑब्सोलीट मतलब होता है आउटडेटेड हो जाना। आउटडेटेड मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या डिमांड लोगों ने कम कर दी उसकी, तो हम बोलते हैं कि उस चीज़ में, उस फिक्स्ड एसेट में कोई खराबी नहीं थी, पर टेक्नोलॉजी बदल जाने के कारण डिमांड चेंज हो गई उसकी और वो उसकी वैल्यू कम हो गई। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस व्हेन द प्रोड्यूसर नॉर्मली एक्सपेक्ट टू हैपन। डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन यूज ऑफ अकाउंट ऑफ। ये 3 रीजन्स है जिनके कारण डेप्रिसिएशन लगता है। फर्स्ट नॉर्मल वियर एंड टियर, नेक्स्ट एक्सीडेंटल डैमेजेस, एंड थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ना आगे 4th चैप्टर में नेशनल इनकम के, तो जो डेप्रिसिएशन है वो कभी कभी आपको क्वेश्चंस में इस नाम से मिलेगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो समझ जाइएगा ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। Because of depreciation, fixed asset need to be replaced from time to time। सिर्फ depreciation के कारण ही हमें fixed asset को time to time replace करना पड़ता है। Replacement of fixed asset require funds, provision for the funds is made on the annual basis। अब obvious सी बात है, जैसे मान लीजिए 5 साल बाद आपका कंप्यूटर जो है वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो वो फ्री में तो रिप्लेस नहीं होगा, तो बदले में आप क्या करोगे, चाहो तो नया कंप्यूटर लोगे, नया लैपटॉप लोगे, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? फंड्स चाहिए। तो उसके लिए आपको पैसा सेव करना पड़ेगा, प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ। इफ़ अ मशीन इज़ परचेज्ड फॉर ₹10 lakh एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ यूज इज 10 years। 10 लाख की मशीन आपने खरीदी है और वो अनुमानित 10 साल तक चलेगी, मतलब हर साल उसमें कितना कम होगा? 1 लाख कम होंगे, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। Then the annual provision for funds to replace the machine after 10 years is equal to ₹10 lakh upon 10, that is 1 lakh. This 1 lakh is called depreciation for 10 years, and for this depreciation producer will make depreciation reserve fund.
डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रिफर टू दैट फंड विच प्रोड्यूसर कीप फॉर द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब इसका 10 साल बाद रिप्लेसमेंट करेगा इस एसेट का तो उसको कम से कम अपने पास 10 लाख का डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखना पड़ेगा। तो 10 साल तक 1-1 लाख रुपए वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाने की, क्या इसका बेनिफिट है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द worn out fixed asset. It fulfills the need for the replacement of investment. Lack of depreciation reserve fund implies the lack of replacement investment. अगर हमारे पास depreciation reserve fund नहीं होगा तो हम replacement का जो investment है वो नहीं कर पाएंगे. Accordingly, gross investment in the economy tends to fall. This leads to the fall in level of output. When the level of output diminishes, then the income diminishes, and then the employment will go fall. The economy will slip into the state of economic slowdown. It might be caught into low level equilibrium trap, a situation when low income causes low demand and low demand causes low output and once again low income. ये एक जो साइकिल है ये चलता रहेगा अगर हम क्या नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाएंगे. अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. क्या होते हैं ये? It is essential to know the difference between expected and unexpected obsolescence. Expected means अनुमानित, foreseen, जो आपने अनुमान लगाया कि हाँ हमारी इतनी वैल्यू, हमारी एसेट इतने दिनों बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी. अनएक्सपेक्टेड कौन सा होता है? जिसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते. फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, देखते हैं क्या क्या है. Expected obsolescence has 2 components. First one is loss of value of fixed asset when these became outdated. Obsolete मतलब होता है outdated. Owing to change in technology, a plant producing black and white TVs become obsolete when technology is discovered to produce color TV. Simple सी बात है. Loss expected obsolescence means टेक्नोलॉजी के कारण हो सकता है expected obsolescence या change in demand के कारण होता है. Change in technology मतलब कलर टीवी का प्रोडक्शन होने लगा बजाय ब्लैक एंड वाइट टीवी के. पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्रोडक्शन होता था, लोग यूज़ करते थे, पर जैसे ही कलर टीवी आई तो लोगों ने ब्लैक एंड वाइट टीवी को साइड में कर दिया और अब कलर टीवी यूज़ करने लगे. तो ब्लैक एंड वाइट टीवी तो मार्केट से आउट ही हो गया, मतलब उसमें कुछ खराबी नहीं थी, पर नई टेक्नोलॉजी आने के कारण लोगों ने उसको किनारे कर दिया. नेक्स्ट है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन डिमांड. डिमांड चेंज होने के कारण भी कई चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं. जैसे अ प्लांट प्रोड्यूसिंग रबर शूज बिकम ऑब्सोलीट व्हेन डिमांड शिफ्ट्स फ्रॉम रबर शूज़ टू द लेदर शूज़. रबर शूज़ की जगह लेदर शूज़ की अगर डिमांड आ जाएगी तो ऑटोमेटिक जो डिमांड है रबर शूज़ की वो कम हो जाएगी. तो जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है वो 2 कारणों से होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड. Expected obsolescence is estimated by the producer on the basis of their knowledge and experience of the market condition. Producer को अपने मार्केट का नॉलेज रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, तो उसके बेसिस पे वो कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस तो कर लेता है, ऑब्सोलेंस का अनुमान लगा लेता है. पर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मीन्स किन कारणों से होता है? जैसे नेचुरल कैलामिटीज़. अब जैसे कोरोना है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसके कारण कई जगह अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आया है. फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन देयर इज अ इकोनॉमिक रिसेशन. मंदी का दौर आ जाए तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं इनकी कीमत कम हो जाए, तो उसके कारण भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की कंडीशन आ सकती है. लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण जो लॉस होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? कैपिटल लॉस की कैटेगरी में आएगा. दीज लॉसेज आर नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. इसके लिए कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बना सकता. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए तो फिर भी बना सकते हैं, पर अनएक्सपेक्टेड के लिए कोई फंड नहीं बनता. तो एक यहाँ फाइनली एक जो लाइन समझ में आती है वो ये समझ में आती है, only expected obsolescence is considered for the estimation of depreciation, not the unexpected obsolescence. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को आपको कैटेगराइज नहीं करना है, सिर्फ आपको किसको लेना है डेप्रिसिएशन के एस्टिमेशन में? अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को ही आप लेंगे. टॉपिक नंबर 4 इज स्टॉक एंड फ्लोज. मीनिंग ऑफ स्टॉक. फर्स्टली हम पढ़ते हैं व्हाट इज स्टॉक. अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कितनी क्वांटिटी को हम मेजर कर पा रहे हैं वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? स्टॉक की कैटेगरी में आ जाएगा. अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक. क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक किस डेट में दिया रहता है? 1 अप्रैल को. तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हुआ 1 अप्रैल, और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है 31
मार्च को, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो भी हुआ. ऑन अ 1st जनवरी देयर मे बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट. तो 1st जनवरी बोला है तो 1st जनवरी हुआ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एंड ऑन 10th जनवरी देयर मे बी 25,000 इन योर बैंक अकाउंट. तो 10 जनवरी भी क्या हुआ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ स्टॉक. सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यू एज दीज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. इनको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं. वो चीज़ें काय में चली जाएंगी, स्टॉक में चले जाएंगे. अब यहाँ पे एक डिड यू नो इट करके एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है. सर्टेन कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स आर स्टडीड ओनली एज अ फ्लो वेरिएबल नॉट अ स्टॉक वेरिएबल. जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करते. हम ये बोलते हैं इस साल, मीन्स फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च हमने इतना एक्सपोर्ट किया. तो ये इस पर्टिकुलर हम लोग ने एक पर्टिकुलर डेट पे थोड़ी ना डिस्कस किया है, हम लोगों ने ये बोला है एक साल में. तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है. अब मीनिंग ऑफ फ्लो, फ्लो क्या होता है? अ फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. वहाँ वर्ड लिया था पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ वर्ड लिया है पीरियड ऑफ टाइम. यू मे बी गेटिंग 1500 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस. यू मे बी स्पेंडिंग 50 पर डे इन कैंटीन. यू मे बी गेटिंग 8% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट. ऑल दीज आर द फ्लो एज दीज आर मेजर्ड पर यूनिट टाइम पीरियड. या तो आर में आप इनको ले रहे हो, या डे में आप इन्हें मेजर कर रहे हो, या मंथ में मेजर कर रहे हो, या ईयर में मेजर कर रहे हो. तो ये पूरा एक फ्लो ऑफ टाइम का पार्ट है और पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का पार्ट है. तो इन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे, फ्लो में रखेंगे. जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इंटरेस्ट. तो ये या तो आपको सालाना मिलते हैं या हफ्ते के मिलते हैं. तो एक फ्लो है ना, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम पीरियड बताया, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल. तो ये फ्लो में आ जाएंगे. अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. स्टॉक एंड फ्लो, कौन सी चीज़ें हैं जो स्टॉक में जाएंगी, कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लो में जाएंगी. स्टॉक में क्या क्या गया है, वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी ऑफ अ कंट्री, वाटर इन द ओवरहेड टैंक, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. क्योंकि आप इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में नंबर में मेजर कर सकते हो. फ्लो में क्या क्या गया है, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी ऑफ द कंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर हेड टैंक, and speed of car going from Delhi to Mumbai, sale of rice, number of births. तो ये सब चीज़ें किस कैटेगरी में आ जाएंगी, फ्लो में आ जाएंगी. फोकस जोन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है. तो मैंने अभी आपको इसकी मीनिंग बताया, एग्जाम्पल बताए, आप उसके बेसिस पे समझ सकते हैं कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है. ये फोकस जोन बहुत अच्छे से तैयार करिए. एंड देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. इन दोनों में क्या होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है. म्यूचुअल डिपेंडेंस मतलब कैसा, सपोज आप यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है. सपोज उसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं मनी, कितना 2000 रुपीज़ पर मंथ सबमिट कर रहे हैं बैंक में, डिपॉजिट कर रहे हैं 2000 रुपीज़ पर मंथ बैंक में. तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, हम मनी का फ्लो कर रहे हैं एक तरह से. तब जाके 1 जनवरी 2019 को हमारे बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आया है, 20,000 रुपये इकट्ठा हुआ है. उसके बाद फ्लो मतलब हमने विड्रॉल शुरू किया, तो वो भी फ्लो की कैटेगरी में, डिपॉजिट भी फ्लो है और विड्रॉल भी फ्लो है. पर 1 जनवरी को हमारे खाते में कितना पैसा है, वो स्टॉक है. 1,000 रुपये हमने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया. अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट योर स्टॉक ऑफ सेविंग डिपेंड्स अपॉन योर फ्लो ऑफ डिपॉजिट इनटू योर सेविंग अकाउंट. मेन पॉइंट समझना ये है, जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है वो ये है कि अगर 1 जनवरी को आपके खाते में बैंक के अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, तो वो किस कारण से हैं, क्योंकि आप हर महीने 2,000 रुपये खाते में जमा कर रहे हो, तब जाके तो स्टॉक कितने का हुआ, 20,000 का हुआ. लाइकवाइज इफ योर फ्लो ऑफ विड्रॉल डिपेंड्स ऑन योर स्टॉक ऑफ सेविंग्स, देन देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. और जैसे ही आपके विड्रॉल की बात होगी, तो जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उसी के हिसाब से आप विड्रॉल कर पाओगे. तो मतलब यहाँ पे जो आपका फ्लो है वो काय पे डिपेंड हो गया, स्टॉक पे डिपेंड हो गया. सो देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. ये आपके आज के टॉपिक्स थे. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी इसी चैप्टर का, वो है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तब तक के लिए बाय, गुड डे.